तो तुम लोग एनसीईआरटी एनेक्डोम से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 42, 44, 53 और 72 पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 7.42। 7.42 में लिखा है पीएच ऑफ द सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन आयन ऑफ इट। तो आपको पता है पीएच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस होता है। ये वैल्यू 3.76 दे रखी है। एंटी लॉग निकालने का तरीका सिखाया था आपको। लॉग ऑफ एच प्लस को इधर -3.76 लिखो। माइनस वाले नंबर से एंटी लॉग नहीं निकलता, तो पहले इसको माइनस टाइम्स इंटीजर वैल्यू विच इज -4 प्लस 0.24 लिख लो। तो जो प्लस वाला नंबर होता है उससे आसानी से एंटी लॉग बनता है। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू बनती है तो उसका नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं और पॉजिटिव फ्रैक्शन लिख देते हैं। इतना काम समझ गए। इसके बाद इसको लिख देंगे हम लोग लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। ये -4 के इक्वल हो जाएगा। प्लस लॉग ऑफ 0.24 लिखना है, तो अब इसको थोड़ा टेंटेटिव लिखना पड़ेगा, या तो एंटी लॉग टेबल देख के लिखेंगे। दैट इज ऑल्सो वन वे। अदरवाइज 0.24 के लिए आपको पता है लॉग 2.3 होता है। लॉग 2.3 होता है। ठीक है, तो ये 2 से थोड़ा कम वैल्यू होगी। आप कुछ भी लिख लो, लेट से लॉग ऑफ 1.8 लिख दिया हमने। या अगर जैसे log ऑफ 1.8 निकालना हो किसी को तो अलग से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। log ऑफ 1.8 कैसे निकलेगा? log ऑफ 18/10 लिख लेंगे और 18 को 9 इंटू 2 लिख लेंगे, तो हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 3 माइनस log 1 log 10। ये हो जाएगा log 1.8। log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.48 इंटू 2 -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उसके आसपास है या इससे भी और कम करना है। अदरवाइज राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे तो चलेगा। बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है उससे, क्योंकि लॉग वैल्यू में बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा। तो लगभग लगभग 0.26 बनेगा, यानी इससे एक नंबर नीचे और लिख दो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.26 आ जाएगा अभी आपका सॉल्व होगा। राइट, तो इसका मतलब 1.8 से भी थोड़ा कम होगा, तो और सेफ साइड लिखना है तो 1.7 लिख दो समथिंग। ठीक है, तो जैसे इसको 1.7 लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁴ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज लॉग ए इंटू बी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁴। राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 1.7 से 1.8 के बीच में कुछ भी आंसर लिख दो चलेगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। 7.44 में देखो, इट्स गिवन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज 1 into 10⁻⁻10। What is the concentration of phenolate ion in 0.05 m solution of phenol? What will be the degree of ionization if the solution is also 0.1 m in sodium phenolate? तो देखो फिनॉल इसमें एक वीक एसिड है बेसिकली, क्योंकि आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है उसका। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिखे देता हूँ। दिस इज एक्चुअली फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो सोडियम फिनोलेट इसका सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये O- Na+ सोडियम फिनोलेट हो गया। दिस सब्सटेंस इज रिफर्ड एज फिनॉल, और इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फिनोलेट। ठीक है, ये आपका वीक एसिड है, और दूसरा वाला सब्सटेंस सॉल्ट है। ये आपका वीक एसिड है, और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, अब देखो आपको इसकी के वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन है 1 into 10⁻⁻10। फिर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट इन 0.05 m सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो आपको पता है वीक एसिड मान लें तो उसको हम एच ए की तरह लिख लें। एच ए को डिसोशिएट करके लिखेंगे तो एच प्लस और ए माइनस बन जाएगा, यानी कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको। तो अगर हमारा वीक एसिड हम फिनॉल को एच ए की तरह लिख लें तो एच ए गिव्स यू एच प्लस प्लस ए माइनस। तो एच ए अगर वहाँ फिनॉल है तो ए माइनस फिनॉल के टाइम की तरह ट्रीट करेंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है तो सी इंटू 1 - अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा ऐसे फॉर्म होगा। राइट, अब आपको के वैल्यू गिवन है तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इतना डायरेक्ट लिख दो, और वीक एसिड है तो अल्फा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लो। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या बेटर टू से यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √के/सी। अल्फा की वैल्यू आएगी √के/सी। सी गिवन है आपको, देखो 0.05
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 × 10⁻⁻10 बाय 0.05 अंडर रूट, ये आपका अल्फा हो गया। और ये नेग्लिजिबल आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन अगर लिखेंगे तो PHO माइनस, ये आपका फिनोलेट आयन कंसंट्रेशन लिखी है तो ये C अल्फा के इक्वल है। C मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 इंटू 1 × 10⁻⁻10 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.05 m इन सोडियम फिनोलेट। तो आप देखो एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये बफर बन गया। अगले वाले पार्ट के लिए देखो हमारे पास फिनॉल है, एक वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो एक वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर सॉल्ट है तो ये 0.05 m और ये 0.01 m दिया हुआ है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर बन जाएगा। राइट, ये आपका एसिडिक बफर बन जाएगा। तो बस अब सीधे सीधे अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगा दें तो Ka इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम सीधे सीधे वैल्यू अप्लाई करते हैं तो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल। Ka वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁻10, फिनोलेट का आयन कंसेंट्रेशन 0.01 कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है और फिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 0.05। यहाँ से H प्लस कंसेंट्रेशन 5 × 10⁻⁻10 आ गया। ठीक है। और H प्लस कंसेंट्रेशन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, C अल्फा, या C अल्फा 1 लिख लो ऊपर, एक बार अल्फा तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप अल्फा 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल विच इज 0.05। तो ये सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया किस केस में, बफर सॉल्यूशन के केस में। तो आप देख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिग्निफिकेंटली सप्रेस कर गया है। अगर आपने पिछला वाला अल्फा यहाँ पे कैलकुलेट किया होता तो वैल्यू देखो ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻4 आती, और अभी वैल्यू 10⁻⁻8 आ रही है, 10,000 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में लिखा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड if its pK value is 4.74. How is the degree of dissociation affected when the solution also contains 0.01 m and 0.1 m in HCl? तो देखो आपको समझ में आ रहा है, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर HCl मिलाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है वीक एसिड के केस में, फिर निकालना है कॉमन आयन इफेक्ट के केस में। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करो तो इट विल फॉर्म CH3COO माइनस एंड H प्लस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C एज्यूम कर लें तो C × 1 - अल्फा, C अल्फा ऐसे लिखेंगे। और K इज इक्वल टू C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं मुझसे। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, अल्फा की वैल्यू को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल एज्यूम कर लो, तो यहाँ से K इज इक्वल टू C अल्फा² आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू √K/C आ जाएगी, √K/C आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि K नहीं दिया हुआ, PK दिया हुआ, तो पहले इससे K निकालो सॉल्व करके। तो हमारे पास PK वैल्यू भी दे रखी है 4.74, उसको लिखेंगे माइनस टाइम्स लॉग ऑफ K इज इक्वल टू 4.74, या फिर इसी को थोड़ा सही से लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ K इज इक्वल टू -4.74। और मैंने बोला एंटी लॉग निकालने के लिए लॉग को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग को ऐसी वैल्यू को, माइनस वैल्यू को ऐसी वैल्यू में लिखते हैं कि माइनस में इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव कर लें। तो उसको 0.26 प्लस 0.26 -5 लिख सकते हैं। और फिर अभी आपको थोड़ी देर पहले साइंटी लॉग ने सिखाया था, 0.26 की जगह लॉग ऑफ 1.8 लिख दो, माइनस लॉग ऑफ सॉरी प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻5 लिख दो। यहाँ से देखो सॉल्व होके के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। अब इसको पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट करके अल्फा निकाल लो।
तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय कॉन्सेंट्रेशन गिवन है अपने को 0.05। यहाँ से सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे एक बारी। करा किसी ने सॉल्व, तो डायरेक्ट आंसर बताओ। यहाँ से देखो अपने अल्फा सॉल्व करके निकाला 0.018 या अप्रॉक्सीमेटली 0.02 लिख लो अगर बहुत अप्रॉक्स आंसर लिखना है तो। फिर उसने पूछा हाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 MHCl। तो देखो अब HCl लेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। HCl विल फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.01 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। इसके बाद एसिटिक एसिड अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो आपको पता है H प्लस आयन तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ये तो 0.01 ही हो गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.05 दे रखी है, तो 0.05 इंटू 1 - अल्फा, और ये 0.05 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी रहेगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे तो 0.01 बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बस फिर से, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो अल्फा की वैल्यू सर्टेनली 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल तो आएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर से के का एक्सप्रेशन लगा दें तो के इज इक्वल टू एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, ऐसे लिखेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.01 इंटू 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1 - अल्फा। अल्फा नेग्लिजिबल है 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसको 0.05 लिख लेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली के अपॉन 0.05 आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी, के अपॉन 0.01 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू हम लोगों ने 1.8 इंटू 10⁻⁻5 निकाला हुआ है पहले ही। 0.01 से इसको डिवाइड कर दो तो वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ये 1.8 इंटू 10⁻² होता है। नेक्स्ट वैल्यू देखो 1.8 इंटू 10⁻³ आ जा रहा है। ठीक है, और यही विद रिस्पेक्ट टू 0.1 हम निकालेंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इसको मान लो अल्फा 1 लिख लेते हैं सब। अब यही अगर 0.1 MHCl हो जाएगा तो बस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.1 M हो जाएगी। तो यहाँ से अल्फा 2 निकालेंगे तो ये K/0.1 आ जाएगा, सेम जैसे ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया। तो वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी। आ गया समझ? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.72। क्वेश्चन नंबर 7.72, करेक्ट। So in this question, what is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate? तो देखो कैल्शियम सल्फेट को अगर हम डिजोल्व कराएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम 2 प्लस SO4 2 माइनस। सॉलिबिलिटी अगर इसकी S मोल्स पर लीटर एज्यूम कर ली जाए तो ये S और ये S हो गया। तो यहाँ रूल के हिसाब से KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर हो गया। तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी रूट ओवर KSP। KSP आपको दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻6। उसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर अप्रॉक्स हो गया। 9.1 को 9 मान लो लगभग लगभग। और एक्यूरेट करना है तो आप रूट निकाल के देख लो, ऑल दो इसी के आसपास ही वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपके मोल्स पर लीटर में सॉलिबिलिटी आ गई। तो इसका मतलब 1 लीटर वाटर में 3 इंटू 10⁻³ मोल्स डिजॉल्व हो गए। आप यूनिटरी मेथड लगा दो। आपसे पूछा गया 1 ग्राम डिजॉल्व करने में कितना करेंगे, तो एक बार कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट बताइए कितना आ रहा है। तो 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट का मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, बताओ। कैल्शियम इज 40, तो एंड सल्फेट इज 136। 136। दिस मच मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मोल्स निकालने का तरीका मास अपॉन मोलर मास। तो 1/136 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आपको डिजोल्व कराना है। और आपको पता है कि सिंस 3 इंटू 10⁻³ मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर, मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, या 1 लीटर सोल्यूशन अप्रॉक्स उतना ही हो जाएगा, उसको वाटर ही मान लो। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो
मैंने आपको बताया था डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन के लिए 1 लीटर वाटर भी मान सकते हैं। अब इसमें हमें 1/136 मोल डिजोल्व कराना है। कितना वाटर लगेगा, 1/3 इंटू 10⁻³ इंटू 1/136 लीटर्स ऑफ वाटर। तो सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम में देखो, सबसे पहले 7.61 पूछा है आपने। इट्स गिवन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ nitrous acid is 4.5 into 10⁻⁴. Calculate the pH of 0.04 and sodium nitrite solution. तो देखो हमारे पास सोल्यूशन है सोडियम नाइट्राइट NaNO2। तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। आपको वीक एसिड HNO2 के लिए के वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁴। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे फॉर NO2 माइनस, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इफ वी राइट KH, तो इट विल बी Kw/K। This comes out to be 10⁻⁻10/4.5। इसके बाद आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता है, अल्फा इज इक्वल टू √KH/C। This comes out to be √10⁻10/4.5 into concentration is given to 0.04, राइट। इसको सॉल्व करके आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लेंगे। और दूसरे पार्ट में पूछा गया पीएच। तो आपको NO2 माइनस की हाइड्रोलिसिस लिखनी है, वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म HNO2 प्लस OH माइनस। तो यहाँ से OH माइनस कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो ये C अल्फा आ जाएगा, विच इज √0.04 इंटू 10⁻10/4.5। यहाँ से OH माइनस आ जाएगा, इससे पहले POH निकालिएगा और फिर पीएच सॉल्व करके निकालिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार कोई पूरा चेक करके फाइनल आंसर तक वेरीफाई करो, तो लोग उसके आगे बताते हैं। सर इसमें सोडियम नाइट्राइट का क्या? इसके बाद देखिए एनसीईआरटी एग्जाम का डील करना। पिछले वाले क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। क्योंकि सेम क्वेश्चन में क्योंकि अल्फा निकलवाया गया था ऑलरेडी, तो हमने OH माइनस डायरेक्ट निकाल के पीओएच भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट केस हम लोग डील कर रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। वी आर डीलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नाउ। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। आपको क्वेश्चन में केसी दिया गया है, बस फैक्टर से चेक करते जाओ। अगर हमने N2 प्लस 3H2 2NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू सीधे सीधे केसी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वेशन को उल्टा करके लिखा है 2NH3 प्लस N2 प्लस H2, ये 1/KC हो जाएगा। और हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 1/2 हो जाएगा। आगे बात समझो, आपके पास N2 प्लस 3H2 2NH3 है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो जो एक्सप्रेशन आप चेंज करते जाओगे अकॉर्डिंगली इक्वेशन बदलती जाएगी। तो जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये केसी स्क्वायर हो जाएगा। इसको रिवर्स करके लिखा है तो 1/KC हो जाएगा। और उसमें हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो केसी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में लिखा हुआ सोल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। A solution containing mixture of acetic acid and sodium acetate acts as a buffer solution around pH of 4.75। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्रेशन और करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। क्योंकि आप देखो CH3COOH और CH3COONA को अगर हम लेंगे तो ये देखो बफर सोल्यूशन की तरह काम करेगा। और ये एसिडिक बफर होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH। आपको पता है एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू लगभग 4.75 के आसपास होती है।
तो उसका पीएच इज इक्वल टू पीके वाले ब्रैकेट में पीएच बनेगा, तो उसके आसपास ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। और इस मिक्सचर में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो पीएच में कोई बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को रजिस्ट करता है। ठीक है,